हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 110.2। ये केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर क्या है? 10.2 है। 100 रेजोनेंस। एक्चुअल में रेजोनेंस आया कैसे? रेजोनेंस के पीछे क्या था? एक कॉन्सेप्ट था। देखो, इन जनरल क्या होता है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है 154 एंगस्ट्रम के आसपास। जो डबल बॉन्ड होता है इसमें होती है 134 के आसपास, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है 120 के आसपास। ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पे बेंजीन रिंग को देखा कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये सब कार्बन लगे हुए हैं, देखो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कार्बन है। अब जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 154, और जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 134। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो उसने देखा कि इसका जो बॉन्ड लेंथ था वो था 139 एंगस्ट्रम, और इसी का नहीं था बल्कि सबका था। तो उन्होंने देखा ऐसा क्या हुआ कि इन सबका बॉन्ड लेंथ सेम हो गया, तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? मेन पहला बॉन्ड लेंथ सबका सेम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ सेम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? सेकेंड पॉइंट होता है कि जो स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्टेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बढ़ जाती है। और एक है बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसका हम डिस्कस करेंगे लास्ट में कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की डिफाइन क्या है कि ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन, यानी मूवमेंट की वजह से, घूमने की वजह से, किसका? पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? घूमने का होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो एक कंपाउंड होता है वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर शो करने लगता है। उसका एक स्ट्रक्चर नहीं रहता है, उसके कई स्ट्रक्चर शो करता है वो। लेकिन बट नन ऑफ दीज गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जो पूरा का पूरा कंपाउंड के बारे में बता पाता है। लगभग कोई 90% बताएंगे, लेकिन 100% कोई नहीं बता पाता। और लगभग उनकी एनर्जी भी सेम ही होती है, नियरली सेम होती है। तो इस फिनोमिना का हम कहते हैं रेजोनेंस। और जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें उसे कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या कैनोनिकल फॉर्म, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है। अब क्या होता है? ये पाई इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है पाई। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ कहाँ चला जाएगा? इधर बीच में। अब कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है, तो ये जो देखो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है घूमता हुआ किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज में, और जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो पाई बॉन्ड में। तो ये पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो जाता है, और ये पाई बॉन्ड माइनस चार्ज में शिफ्ट हो जाता है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब ध्यान रखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। तो उन्होंने देखा कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम हो जाएगी। दूसरा, इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। स्टेबिलिटी हाई क्यों होगी? सपोज करो मैं यहाँ से प्लस चार्ज वाला इसमें रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो प्लस माइनस की तरफ जाएगा, लेकिन वो जैसे यहाँ जाएगा ये यहाँ पहुँच गया, फिर वो जैसे इधर आएगा ये यहाँ पहुँच गया, तो स्टेबल ज़्यादा रहेगा। इस फॉर्म में इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो जो ये कैनोनिकल फॉर्म्स होंगे उसको सेपरेटेड करते हैं हम डबल हेडेड एरो से, इस तरीके से, डबल हेडेड एरो। जैसे मुझे कार्बोनेट का रेजोनेंस बनाना है, कार्बोनेट का। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारों की कि कैसे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो मैंने इसको बनाया हुआ, एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो कार्बोनेट में क्या होता है? देखो C है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O में माइनस, सिंगल बॉन्ड O में माइनस। ये फॉर्मल चार्ज से हमें पता चला कि इनमें माइनस चार्ज होता है। अब क्या हुआ? देखो इसने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, जो भी माइनस चार्ज है बॉन्ड बना देगा, और ये जो बॉन्ड है ये माइनस चार्ज में चला जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो ये C है, एक बॉन्ड तो फिक्स रहेगा सिग्मा वाला, और जो ये है ये क्या रहेगा? घूमता हुआ। आपको बताया था पहले भी कि पाई बॉन्ड क्या करता है? डीलोकलाइज करता है। देखो एक स्ट्रक्चर ये बन गया। देखो पहली बार में डबल बॉन्ड यहाँ था, अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब तीसरी बार में क्या होगा? ये बोलेगा नहीं नहीं मैं भी दूंगा इलेक्ट्रॉन को। इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गया।
ठीक है, क्योंकि कार्बन की हर समय वैलेंसी 4 ही रहेगी। तो ये बना, देखो यहाँ से अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये माइनस चार्ज इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन ओवरऑल क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ को, पहले इधर गया फिर इधर गया, इस तरीके से पूरे जगह घूम रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, सेकेंड स्ट्रक्चर ये बन गया, थर्ड स्ट्रक्चर ये बन गया। तो एक कंपाउंड को हम अलग अलग स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसे कहेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं, और या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यानी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो ये इसके नेम हो गए, ठीक है। इनकी लगभग एनर्जी क्या होती है, अप्रोक्सीमेट सेम होती है। अब इसमें आता है नेक्स्ट रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है कि द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विच हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी, ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और एनर्जी सबसे कम होगी। आपको बताया था जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और इसको हम लेविश स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते। अब जैसे सपोज करो मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। एक्चुअल में ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है मैं लिखना भूल गया, दिस इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल हम लोग सोचते हैं ऐसा 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 हुआ होगा। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करता है वो कैसे करता है, देखो इसे सेपरेट करते हैं 3 पैरेलल लाइन से। देखो अब देखो एक बॉन्ड तो सब में फिक्स है, अब हम बाकी को डॉटेड लाइन के थ्रू दिखाएंगे इस तरीके से। डॉटेड मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस तरीके से हम इसे शो करते हैं। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ये कहीं भी घूमता जा रहा है, तो दिखाता कि यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कहीं भी ये डीलोकलाइज हो सकता है। और ऊपर दिखा दिया हमने माइनस चार्ज को, 2 माइनस को। तो जो माइनस चार्ज है क्या है, चारों तरफ घूमता जा रहा है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, तो हम इसको डॉटेड लाइन के थ्रू शो करते हैं। तो ये लेविश स्ट्रक्चर नहीं है, और एक्चुअल में कोई भी कंपाउंड का यही स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करता है। इसे कहते हैं हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, मतलब हमने अपनी तरीके से सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गया होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गया होगा। ये हाइपोथेटिकल है, हमारी सोच है कि ऐसा ऐसा हमने अंदाजा लगाया। क्यों, क्योंकि हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वाला मिला। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्ट करता है, वो ये वाला स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो इससे मेन इंपैक्ट इसका क्या पड़ेगा, एक तो जहाँ जहाँ ये रेजोनेंस करेगा उन सबकी एनर्जी से बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी। स्टेबिलिटी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे चेंज होगा। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आता है रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी हमने देखी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमने देखी, इन दोनों का माइनस कर दो। देखो एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कोई भी एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ले लो और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो जो एनर्जी निकल रही है एक्चुअल में, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। जैसे हम देखो इसमें ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, मैंने कहा कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता जा रहा है, घुटता जा रहा है। अब क्या हुआ, एक ऐसी कंडीशन, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, अगर इसकी एनर्जी 100 जूल है और इसकी एनर्जी 50 जूल है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। यानी कि जो एक कोई भी इसमें से जो कैनोनिकल फॉर्म या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें से लगभग इन सबकी एनर्जी लगभग सेम होती है। तो जैसे इसकी एनर्जी ली हमने, माइनस इसकी एनर्जी कर दी। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इससे कम एनर्जी किसी की हो ही नहीं सकती है। तो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो हम रेजोनेंस एनर्जी से भी हम स्टेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी, अगर किसी की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा कैसे पता चलेगी, जितना उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है।
एक में कोवलेंट बॉन्ड 5 हैं, एक में 6 हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसका रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यानी उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है। तीसरा, रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। जैसे अभी हमने बनाया, इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बन गए और किसी के 4 बनेंगे, तो जिसके 4 बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। जिसमें 3 ही बन रहे, देखो इसमें 3 ही पॉसिबिलिटी है बस, एक बार यहाँ से ये, एक बार ये, एक बार ये, बस। तो 3 पॉसिबिलिटी, तो 3 ही बनेंगे। अगर किसी में 4 बनेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे उतना उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब आते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा देखो। तो बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ पे फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहे हैं देखो, इसमें 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, इसमें 1 और इसमें 1, तो टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं 4, 2 + 1 + 1 यानी टोटल बॉन्ड, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने इसमें 1 2 3, तो डिवाइडेड बाय 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.33, सबके लिए सेम होगा। अब आप कहोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ देखो, 3 तो सब में फिक्स है, देखो 1 1 1 तो सब में फिक्स है, ऐसे भी आप लगा सकते हो, देखो 1 1 1 तो सब में फिक्स है। अब जो ये है ये तीनों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तीनों में कंट्रीब्यूट, देखो एक ये वाला बॉन्ड इसके पास भी है, इसके पास भी है, तीनों में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, वैसे भी देखो 1/3, ठीक है, = 0.33, तो 1 तो है ही है प्लस 0.33, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, देखो = 1.33, क्योंकि देखो एक बॉन्ड तो है सब में, तो 1 तो होगा ही होगा, प्लस एक बॉन्ड तीनों जगह घूम रहा है, यानी एक बॉन्ड तीनों जगह जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/3 = 0.33, तो ओवरऑल हो जाएगा 1.33, यानी बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। और बॉन्ड लेंथ आपको बताया था सबके लिए सेम होती है और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है रेजोनेंस की वजह से। अब देखो कंडीशंस फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अगर हम लिखेंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो पहली कंडीशन है ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि देखो हर एक केस में अरेंजमेंट सबका सेम रहेगा, ये नहीं कि ये आपने अगली बार उठा के अलग रख दिया, ये अलग रख दिया। जितने भी एटॉमिक न्यूक्लियाई है इसका अरेंजमेंट देखो मैंने कहीं पे चेंज नहीं किया, ओवरऑल सबका अरेंजमेंट, जो एटम का अरेंजमेंट है वो सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे आपको मैं इसको 10 स्ट्रक्चर बना दूं अगर पॉसिबल हो, लेकिन ये चीज़ चेंज नहीं होगी। जो एटॉमिक का स्ट्रक्चर है ये चेंज नहीं होगा, हर एक केस में यही रहेगा। केवल कौन घूमेगा, पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा बस, बाकी ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, ये अपनी जगह पे ही बैठे रहेंगे बस। और ये आपको बताया था कि कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर वाला, तो ये ऐसे ही रहेगा सबके लिए। सेकेंड पॉइंट देखो, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाउएवर दे डिफर इन द वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि सेम नंबर होंगे पेयर्ड के और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। जैसे सपोज करो ये मैंने कंपाउंड बना दिया, ये देखो ये ओवरऑल, ये देखो जिसमें, अब आप गिनती करके देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो सबके लिए सेम ही होंगे फिलहाल। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें भी देखो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, सब में पेयर सेम है। और माइनस चार्ज अगर हम देखें तो यहाँ और यहाँ माइनस, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ माइनस, इसमें यहाँ माइनस, ठीक है, यानी कि जितने पेयर्ड हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर एक कंडीशन में सेम होंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर के पास हो सकता है यहाँ पे हो, अगली बार इधर हो, अगली बार उधर हो। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे, अगली बार यहाँ है, अगली बार यहाँ, तो जरूरी नहीं है, होगा कहीं पे भी होगा, लेकिन जितने नंबर ऑफ पेयर्ड हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबके लिए सेम होंगे। ये नहीं कि यहाँ कम ज़्यादा हो गया या यहाँ कम ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होगा, जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे सबके लिए सेम होगा। थर्ड पॉइंट देखो, अभी मैं कह ही रहा था कि जो एनर्जी ऑफ द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम और नियरली द सेम। जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, देखो ये ओजोन का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है या ये कार्बोनेट का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, इन सब की एनर्जी सेम होगी या फिर नियरली सेम होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा।
इन सब की एनर्जी लगभग क्या होगी, सेम होगी। एक है नेक्स्ट वन इज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द लाइक चार्ज शुड नॉट रिसाइड ऑन एडजेसेंट एटम। लाइक चार्ज है जो वो पास पास नहीं होने चाहिए। मीन्स अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सपोज करो सी बन गया हमारे पास, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस कभी नहीं हो सकता। लाइक चार्ज कभी भी एडजेसेंट एटम में पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, या माइनस माइनस मैंने कर दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये डेफिशिएंट है ये भी डेफिशिएंट है, तो क्या होगा, जैसे माइनस माइनस कर दिया यहाँ रिपल्सन हो जाएगा। तो लाइक चार्ज एडजेसेंट एटम में पॉसिबल नहीं है। ऐसा अगर आप रेजोनेंस करोगे प्लस माइनस दिखा के, तो लाइक चार्ज को आप कभी भी पास पास मत रखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट वन है कि स्ट्रक्चर ऑफ आयंस शुड बी रिटन इन अ मैनर दैट नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जैसे सपोज करो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे C ले लिया और यहाँ पे O ले लिया, ठीक है, डबल बॉन्ड दिखा दिया मैंने या ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि घूमेगा, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखो यहाँ भी घूम सकता है ये और यहाँ भी जा सकता है। पहली बार आपने यहाँ दिखा दिया, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास प्लस चार्ज। और दूसरी कंडीशन क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा, कार्बन के पास जाएगा तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वो कहता है कि ये वाला ज़्यादा सही है, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज रख सकता है। लेकिन कार्बन क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इसके पास माइनस चार्ज क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। प्लस का मतलब आपने इसे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन अनस्टेबल है। ऐसा आप मत करो कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास नेगेटिव चार्ज ना हो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास प्लस चार्ज होना चाहिए। इसका ध्यान रखना है। तो रेजोनेंस आपका खत्म होता है, प्रैक्टिस उसकी होती है। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि कई अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाएंगे, हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहेंगे, देखो, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन विच द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम ओनली। देखो ये भी एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसको कोवलेंट बॉन्ड में ही मर्ज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको अलग से बता देते हैं। तो वो कहता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसमें केवल एक ही एटम कंट्रीब्यूशन करता है और शेयरिंग दोनों करेंगे। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम शुड बी कंप्लीट बाय एंड शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डोनर एटम होगा, जो देने वाला होगा, उसका ऑक्टेट पहली बात है कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट मतलब उसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, तभी तो डोनेट करेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, जो एक्सेप्टर होगा, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, उसको कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर ये पूरा होगा कंप्लीट तो इसको इलेक्ट्रॉन ये लेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन को। एग्जाम्पल के लिए देखो NH3 और BF3। NH3 जो होता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है NH3 के पास। BF3 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अराउंड में, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो जो डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरीके से दिखाते हैं, एरो के थ्रू, यानी इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट किया है, लेकिन कंट्रीब्यूटिंग क्या कर रहे हैं, दोनों कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके भी तो 8 पूरे होंगे अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो कंट्रीब्यूशन दोनों करते हैं, लेकिन शेयरिंग दोनों करेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन केवल एक ही कर रहा है, नाइट्रोजन ही कर रहा है। अब ये भी फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, देखो, एटम विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयरिंग करवा रहा है उसे कहते हैं डोनर। यानी यहाँ पे कौन डोनर है, NH3 इज डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देने का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डोनर। और जो एक्सेप्ट करने का काम करेगा उसे क्या कहेंगे, एक्सेप्टर।
जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर, जो डोनेट करेगा उसे कहेंगे डोनर। ठीक है, तो इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डोनर एक्सेप्टर और डेटिव बॉन्ड। इसको डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहते हैं और डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब इसे मर्ज कर दिया है। मॉडर्न में हमने इसको अलग से नहीं पढ़ते, हम ज़्यादातर इसको हमने क्या किया है, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह मानते हैं। और एग्जांपल बता देता हूँ, देखो NH3 है, NH3 में अभी बताया मैंने आपको लोन पेयर होता है, H+ आया इसके पास, तो इसने क्या किया, H+ के पास तो कुछ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया या शेयरिंग करवा दी। देखो इस तरीके से, तो इसको हम क्या कहते हैं, NH4+। तो NH4+ कैसे बना आपके पास कि NH3 ने ये H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाले बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे देखो वाटर है H2O, इसके पास भी बॉन्ड पेयर है, लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक और एक, 2 लोन पेयर। अब इसके पास H+ आया, तो इसने एक लोन पेयर इसको कंट्रीब्यूट करवा दिया। तो देखो इसको हम एरो से दिखाएंगे कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूशन किया। तो अब इसके पास भी 8 पूरे हो गए, इसके पास डुप्लेट पूरा हो गया, तो ये बन गया आपका H3O+। आपने किए होंगे, इसका स्ट्रक्चर कई बार बनाया आपने H3O+ का। ऐसे देखो ओजोन बनता है आपके पास O3, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कंप्लीट होता है 8 और 8। अब एक ऑक्सीजन का एटम और आता है इसके पास, तो इसके पास 6 हैं, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंस है और ये ऑक्सीजन आ गया। अब क्या करेगा, ये तो पूरा फिल है और ये एक और ऑक्सीजन आ गया, तो अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, ये इसको डोनेट कर देता है, यानी दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस तरीके से डोनेट करेगा, तो ये बन गया आपका ओजोन यानी O3। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि एक ऐसे कंपाउंड के नाम बताओ जिसमें तीनों बॉन्डिंग होती है, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो एग्जांपल देखो NH4+, अभी हमने NH4+ का बनाया, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। इस तरीके से बनेगा। ऐसे देखो KNC, K है जो आपका K और ये प्लस और माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और ये देखो ये नीचे वाला, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे देखो एक आपको एरो दिख रहा है, यहाँ से नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया, कार्बन को, तो इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे देखो KNO3, K और NO3 में कौन सा चार्ज होगा, K में प्लस और इसमें माइनस, तो प्लस माइनस की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। ये देखो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये एरो दिख रहा है आपको, ये NO2 था, इसने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया हुआ है, तो इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। तो इससे तो क्वेश्चन क्या आता है कि कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें तीनों बॉन्डिंग होगी, तो इसके बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पे तीनों तरीके की बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब देखो बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी को। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। जैसे अभी हमने कहा था कि 2 बॉन्ड है उसके बीच की लेंथ, फिर से बताता हूँ आपको। जैसे एक हाइड्रोजन लिया हमने, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने Cl ले लिया जिसने दोनों ने शेयरिंग करी हुई है HCl। तो जो दोनों न्यूक्लियस हैं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और क्लोरीन का न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि एक्यूरेट निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं 3-4 बार 4-5 बार निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसका एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, उसे हम उसकी क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। हमने पहले भी निकाली हुई है बॉन्ड लेंथ, या एटॉमिक रेडियस में पढ़ा हुआ आपने, चैप्टर 3 में था पीरियोडिक में, वहाँ से ही है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ।
अब बॉन्ड लेंथ को बताने का तरीका देखो, अगर वो कहता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 यानी सेम है, तो हम क्या करते थे, R प्लस और आर बी, आर ए और आर बी का प्लस कर दिया, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। डी ए बी मीन्स क्या हुआ, आर ए प्लस आर बी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। मीन्स क्या हुआ, अगर सपोज करो कि बॉन्ड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे मैंने हाइड्रोजन का बना दिया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है। अब मुझे पूछा गया कि बताओ इसका बॉन्ड लेंथ बताओ, तो सपोज मुझे 20 एंगस्ट्रॉन है और ये भी 20 एंगस्ट्रॉन है, तो मैंने क्या किया कि रेडियस ऑफ एक हाइड्रोजन और प्लस रेडियस ऑफ अनदर हाइड्रोजन, या इससे मैंने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, तो मैंने क्या किया, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड बी। ए और बी का बॉन्ड लेंथ, यानी यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, जितना ए इसका रेडियस होगा प्लस जितना बी का रेडियस होगा, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी। और अगर दोनों सेम हो गए लगभग, तो आर ए इज इक्वल टू आर बी, तो यहाँ पे 2a या 2b भी हो सकता है। दूसरा देखो, मैंने आपको बताया था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हुआ यानी दोनों सेम नहीं हुए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और फैक्टर लगाते हैं। आप देखो चैप्टर में है आपके पास एटॉमिक रेडियस में देखोगे तो वहाँ पे फॉर्मूला है, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए, इसको साइन है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ बी, ये फॉर्मूला है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ये है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इन दोनों का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 से। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ है कि इन दोनों का प्लस तो हम पहले से कह रहे थे, माइनस क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना रेडियस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस मतलब ये रिड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या हुआ, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। जैसे सपोज करो यहाँ पे ए का रेडियस है, ये बी का रेडियस है, ठीक है। अब मैंने कहा ए बहुत ज़्यादा पावरफुल है बी से, यानी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, बी को और ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा ना। बी को ज़्यादा खींचेगा तो क्या हुआ, रेडियस कम होता चला जाएगा। रेडियस तो इसने बिल्कुल पास खींच लिया अपने, तो क्या हुआ, रेडियस कम हो गया। तो उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंटली कितना कम हो रहा है, 0.09 इंटू जितना इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको रिड्यूस कर दो। हम जनरल फार्मूला क्या करें, आर ए प्लस आर बी, क्योंकि जितना इसका रेडियस है प्लस इसका जितना रेडियस है। लेकिन उसने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, बिल्कुल वो पास पास आ जाएंगे न्यूक्लियस। तो कितना कम आएगा, तो एक्सपेरिमेंटली देखा उसने कि इतना कम हो जा रहा है, 0.09 और इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो इस फॉर्मूला को इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, तो उसी के नाम से रखा है इसको, दिस फॉर्मूला, शोकमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला। अब देखो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी मैंने कहा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए क्या होता है, देखो HF, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, और HI का सबसे ज़्यादा। ये सब हम फैक्टर पढ़ चुके हैं, इसीलिए एक बार आप लिख लेना इससे। सेकंड है देखो बॉन्ड ऑर्डर, अभी आपको बताया था, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे की क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी हमने पढ़ा था। तो अभी मैंने बताया देखो, C सिंगल बॉन्ड होगा तो 1.54 एंगस्ट्रॉन, डबल बॉन्ड हुआ तो 1.34 एंगस्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो 1.20 एंगस्ट्रॉन। यानी कि इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। और बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी क्या होगी, देखो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी है 180 to 200 किलो कैलोरी, इसकी है 140 और सिंगल बॉन्ड की 80। तो अभी बताया था आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी बॉन्ड लेंथ कम उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, ठीक है, और जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। ऐसे देखो, C सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो 1.43, डबल बॉन्ड हुआ तो 1 पॉइंट है, ये
1.20, और अगर क्या हुआ ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो 1.13 एंगस्ट्रॉम। किसी जगह पे भी लगा लो। देखो ये है C सिंगल बॉन्ड N तो 1.47, डबल बॉन्ड हुआ तो 1.28, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो 1.15। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट अभी मैंने कहा रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सेम हो जाती है। देखो अभी आपको बताया था सिंगल बॉन्ड होता तो 1.54 होता, डबल बॉन्ड होता तो 1.34 होता, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा कि कितना है 1.39, और ये सबका सेम है, सबका। ठीक है, इसी तरीके से देखो ये है CO2 का, CO2 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो सकते हैं रेजोनेंस के थ्रू, लेकिन उन्होंने देखा कि सबका सेम आ रहा है 1.15 एंगस्ट्रॉम। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होती है, एनर्जी सेम हो जाती है। नेक्स्ट है देखो हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एस करैक्टर के। जैसे हमने कहा कि सिंगल बॉन्ड है यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। देखो sp3 सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, sp3 sp2 कम हो गया थोड़ा, sp2 यानी डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया, और यहाँ पे sp3 sp और कम हो गया 1.47, sp2 और कम हो गया 1.46। जितना s करैक्टर आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, उतना बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो ये आपका पहला पोर्शन खत्म होता है बॉन्ड लेंथ का। अब आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल मतलब एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। इसको हम डिग्री सेल्सियस, मिनट या सेकंड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे ट्राइगोनल प्लेनर का, ए लगा दिया B और ये B और ये B, तो दो बॉन्ड के बीच में जितना एंगल होता है, दो बॉन्ड के बीच में, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। जैसे इसका 120, तो द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। और इसको डिग्री सेल्सियस से दिखाते हैं, मिनट से दिखाते हैं और सेकंड से दिखाते हैं। अब देखो अगर सिंगल बॉन्ड हुआ, देखो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है 180 का एंगल बनेगा क्योंकि लीनियर शेप होता है। डबल बॉन्ड हो गया तो डबल बॉन्ड में ट्राइगोनल वाला होगा यानी 120 का एंगल होगा, और सिंगल बॉन्ड हो गया तो टेट्राहेड्रल होगा यानी 109 डिग्री सेल्सियस। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड का कम और सिंगल बॉन्ड का सबसे कम। सेकंड देखो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में अभी देखा था हमने, देखो ये है CH4। CH4 में बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसमें एक लोन पेयर आ गया, देखो एक लोन पेयर, तो आपको बताया था लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर को रिपल्सन कर देता है, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा 107। अब आया H2O यानी वाटर। इसमें दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर क्या करेंगे और अंदर कंजेस्टेड करेंगे उससे, तो वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5। देखो अभी आपने पढ़ा भी था, कार्बन होता है 1 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4, तो इसमें बॉन्ड एंगल आपको पता है टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री 28 मिनट या 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसमें एक लोन पेयर लगा दिया, देखो यहाँ लोन पेयर, बाकी सब कुछ सेम रखा, देखो यहाँ H यहाँ S सेम रखा, लेकिन ये लोन पेयर क्या करता है, यहाँ रिपल्सन करेगा, इसको और अंदर कंजेस्टेड करेगा। होना कितना चाहिए था इसका 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ये इसको अंदर तरफ धकेलता है और इसकी वजह से इसका बॉन्ड जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है 107 डिग्री। अब क्या होता है कि इसमें दो आ गए, एक था तो एक से कोई बात नहीं था, अब दो लोन पेयर आ गए, दो लोन पेयर की पावर और ज़्यादा होती है, तो ये इसे क्या करेगा और कंजेस्टेड करेगा, इसको और धकेलेगा। होना कितना चाहिए था 109 डिग्री, क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, 4 है sp3, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है।
तो जितना लोन पेयर ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। इसका हो जाएगा 104.5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ, बॉन्ड एंगल कम होता चला गया क्योंकि लोन पेयर की पावर ज़्यादा होती है, इसे और कंजेस्टेड करेगा। अब देखो केस सेकंड वो क्या कह रहा है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बॉन्डेड एटम भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, फिर क्या होगा। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। बॉन्ड एंगल उसका ज़्यादा होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए देखो ये NH3 PS3 AS3, तो N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर P की, फिर AS की, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, N का सबसे ज़्यादा होगा, फिर P का और फिर AS का, क्योंकि साइज भी तो बढ़ रहा है। तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करता है। और केस थर्ड क्या है यहाँ पे देखो, केस थर्ड होता है कि व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, लोन पेयर भी सेम, सेंटर एटम भी सेम और बॉन्डेड एटम आर डिफरेंट। बॉन्डेड एटम अलग अलग हो गए, ठीक है। यहाँ पे O मान लिया उसने सेंटर एटम है। बॉन्डेड एटम यहाँ पे क्या हो गया, F2 हो गया, यहाँ पे Cl2 हो गया और यहाँ पे Br2 हो गया। तो क्या होगा, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो उसने कहा देखो कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपोजिट हो गया। देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल सबसे कम, क्लोरीन का उसके बाद तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ब्रोमीन का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो उसका सबसे ज़्यादा। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो यानी बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम। साइज जितना बड़ा होगा, देखो Br का साइज सबसे बड़ा है तो एंगल भी सबसे ज़्यादा, Cl का साइज उसके छोटा है, एंगल कम, F का सबसे कम। तो इसमें लास्ट हेडिंग इसमें बची है आपकी बॉन्ड एनर्जी, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देता हूँ। थैंक यू।